नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कि 8 मई की रात में पाकिस्तान ने 36 जगहों पर भारत में हमला करने की कोशिश की ड्रोन से। लगभग 400 ड्रोन भेजे भारत के अंदर। उसमें से बहुत से जो है भारत ने मार गिराए, बहुत से जो है गिरा नहीं पाया, लौट गए। अब कहा ये जा रहा है, ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका कहना है कि इनमें से बहुत से डिकॉय ड्रोन थे, मतलब नकली थे, और उनमें से बहुत से सर्विलांस वाले थे। वो टोह लेने आए थे कि भारत का क्या रक्षा उपकरण कहाँ कहाँ पर है, कहाँ तैयारी है, कहाँ पर नहीं है। तो वो एक तरह से इंटेलिजेंस के काम के लिए आए थे, जिस काम के लिए भी आया। भारत ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। कारण ये कि इन्होंने हमला करने की कोशिश की भारत के सैन्य ठिकानों पर। सफल नहीं हुए, ये अलग बात है। देखिए, सफल न होना एक पक्ष है, उन्होंने कोशिश की ये दूसरा पक्ष है। तो हमारे लिए, हम इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो अपने टारगेट को हिट करने में सफल हों, तब हम उन पर एक्शन लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, और भारत मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर भी रहा है। कल शाम को, देर शाम को, प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई किसके साथ? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, और उसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ। उससे पहले दिन भर मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहा। तो भारत मेरी नज़र में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो इसका एक पक्ष है, क्योंकि भारत जो है 2 दिन पहले ही कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जो है रुका नहीं है, और इसका मतलब है कि ये कई चरणों में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि जो है इसमें रोज़ कुछ हो, ये ज़रूरी है, लेकिन बहुत लंबे समय का गैप हो, ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन मैं जो आज आपसे बात कह रहा हूँ, भारत उस रास्ते पर चल रहा है जिस पर वो पिछले 77-78 सालों से नहीं चला, जिस पर उसको बहुत पहले से चलना चाहिए था। और उसको ध्यान में रखना चाहिए था कि 1947-48 में क्या हुआ था, जब पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सेना कबायलियों के भेष में घुसी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर का 40% हिस्सा जो है, 40% भूभाग पर कब्जा कर लिया। तब से उनका अब तक कब्जा उस पर बना हुआ है, जिसको हम आज POJK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। उस समय भी अगर आप याद कीजिए, पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान के उन तथाकथित कबायलियों और सेना का ही साथ दिया। फिर 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, 1999 का कारगिल का युद्ध, ये सब हमने देखा। कोई एक मौका बताइए जब पाकिस्तान के लोगों ने अपनी सेना और अपनी सरकार का साथ न दिया हो। यहाँ तक कि 1971 में जब लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया पाकिस्तान की सरकार ने ईस्ट बंगाल में, जो आज बांग्लादेश है, हजारों से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। अनुमान यह है कि कुल मिलाकर 8 से 10 लाख लोगों की हत्या की गई थी। तब भी पाकिस्तान की जनता इसके खिलाफ उठकर खड़ी नहीं हुई। उसने उन्हीं जो है तानाशाहों का, सैनिक तानाशाहों का साथ दिया। तो भारत नया रास्ता क्या अपना रहा है? अभी तक हम क्या कहते रहे कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के अवाम से नहीं है, आम जनता से नहीं है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से भी नहीं है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, उस फैक्ट्री से है। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो दुनिया भर को ये बताया कि हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, उनकी आबादी पर, नागरिकों पर हमला नहीं किया। हमने जो आतंकवादियों के शिविर थे, कैंप थे, जो ट्रेनिंग सेंटर थे, उन पर हमला किया। लेकिन ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है, उसको अगर आप बारीकी से उस पर ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल कहीं पर निगाहें हैं और कहीं पर निशाना है।
ऐसा नहीं है कि भारत के सामने जो ऑप्शंस हैं उसमें से भारत ने काइनेटिक ऑप्शन यानी सैन्य कार्रवाई का जो विकल्प है वो छोड़ दिया है। वो तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, वो तो विकल्प हमेशा बना ही रहना चाहिए और मुझे लगता है वो बना हुआ भी है। जिस तरह की सेना की तैयारी है, और सेना की तैयारी ये ऑपरेशन सिंदूर के समय जो हो रहा है उससे नहीं कह रहा हूँ। आप याद कीजिए, आज से 11-12 साल पहले भारत सरकार का रक्षा मंत्री संसद में बयान देता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम हथियार नहीं खरीद सकते और हमें डर है कि चीन हमारे घर में घुस आएगा, इसलिए हम सीमा पर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तब से अब में भारत सरकार की सोच में अंतर देखिए। युद्ध स्तर पर सीमा पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हाईवे, पक्के हाईवे और ऐसे ऑल वेदर रोड्स, ये इन सब का निर्माण हुआ है। हथियारों के मामले में हम जितने आत्मनिर्भर आज हैं इससे पहले कभी नहीं रहे। हमने अपना डिफेंस प्रोडक्शन शुरू किया, इसमें आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन हमें जो ज़रूरत थी उन हथियारों का हमने इंपोर्ट भी किया। और सबसे बड़ा उदाहरण तो राफेल है, लड़ाकू विमान, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी और ये ज़रूरत मोदी के आने के पहले से थी। और मोदी के आने के बाद जब ये सौदा हो रहा था तो इसके विरोध में सबसे ज़्यादा कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी की चल गई होती, अगर देश का सुप्रीम कोर्ट जरा सा भी झुक गया होता, दब गया होता, तो राफेल विमान, लड़ाकू विमान देश में ना आ पाते। किसका फायदा होता? भारत का तो नहीं होता। तो ये जो हम लगातार ये एक स्टैंड लिए हुए थे, अब भी बोल रहे हैं बोलने को कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के लोगों से नहीं है, लेकिन ये बात अब भारत की इस समय की सरकार को ये समझ में आ गई है और इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में आ गई है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का जो तंत्र है, आतंकवादी संगठन जो हैं और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के आम लोगों में फ़र्क करना बंद कर देना चाहिए। दरअसल इनमें कोई फ़र्क नहीं है। आप देखिए, सबसे ताज़ा घटना पहलगाम का नरसंहार हुआ, पाकिस्तान में कोई विरोध की आवाज़ उठी कि यह नहीं होना चाहिए था। तो ये कैसे मान लें कि पाकिस्तान इस आतंकवाद के खिलाफ, मेरा मतलब पाकिस्तान के लोग, आम जनता इस आतंकवाद के खिलाफ है। तो अब सवाल ये है कि मैंने जो शुरू में कहा कि मोदी अलग क्या कर रहे हैं। ये जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ, मिसाइल अटैक हुआ, 24 मिसाइल दागी गई, वो तो पहली बार हुआ ही, और उसमें से 4 ठिकाने जो है पंजाब में थे। ये पहली बार हुआ, इससे पहले इसके बारे में सोचना भी कठिन था। लेकिन इसको भी मैं जो है बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में, अब जो कुछ हो चुका है पिछले कुछ दिनों में, ख़ासतौर से 22 अप्रैल के बाद से, उस दृष्टि से देखें तो ये भी अब छोटा लगने लगा है। तो बड़ा क्या हुआ, अलग क्या कर रहे हैं मोदी? आप देखिए, भारत के डिप्लोमेट्स पश्चिमी देशों के न्यूज़ चैनल्स पे जा रहे हैं, अखबारों से बात कर रहे हैं और उसके अलावा उन देशों के राजनयिकों से बात कर रहे हैं और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंतर करना बंद कीजिए। उसके लिए प्रमाण के रूप में दिखाया जा रहा है, फ़ोटो लेकर जा रहे हैं कि अभी जो भारत ने स्ट्राइक की भावलपुर में, उसमें जो आतंकवादी मारे गए, जिनको पाकिस्तान कहता है कि आम नागरिक थे, मान लीजिए आम नागरिक थे, तो उनको स्टेट फ्यूनरल क्यों दिया जा रहा था? उनके शव जो है पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में क्यों लपेटे हुए थे? पाकिस्तान सरकार के बड़े लोग और पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी उस फ्यूनरल में शामिल क्यों थे? इसका मतलब उनको वो अपना एसेट मानते हैं, यानी उनमें और पाकिस्तानी सेना और सरकार में अंतर हम करते हैं, दुनिया के बहुत से देश करते हैं, पाकिस्तान नहीं करता है। तो
मोदी जो पहली बार जिस नए रास्ते पर चले हैं कि इसी को हाइफनेट करना है, यानी जोड़ना है कि ये सब एक ही हैं। आतंकवादियों पर अटैक करके, आतंकवादियों को मारकर या आतंकवादी शिविरों को तबाह करके हम आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान में 10 आतंकवादियों को मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, 1000 को मार दीजिए, फिर नए पैदा हो जाएंगे। तो वो तो फैक्ट्री है, वहाँ प्रोडक्शन कभी रुकता नहीं आतंकवादियों का, और न कभी रुकेगा। इन कार्रवाइयों से रुकने वाला नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है कि इस देश के अवाम को दर्द महसूस हो। तो कैसे हो? पहला कदम, अब आप सोचिए कि मोदी ने अभी ये क्यों किया? सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया, और सिंधु जल समझौते को स्थगित करना है ये मोदी के लक्ष्य में शामिल था पहले से। 2016 से इस पर काम कर रहे, सरकार काम कर रही है। हमने 1947-48 में 40% जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास जाने दिया। हमने 1965 में जो जीता युद्ध में उसको वापस कर दिया। 1971 में जो जीता था उसको भी वापस कर दिया, उनके युद्धबंदी भी वापस कर दिए और अपने वापस नहीं लिए। इसके अलावा 1999 में भी हम जिस पोजीशन में थे वहाँ से बहुत कुछ हम कब्जा कर सकते थे, हम LOC को बदल सकते थे, हमने नहीं किया। और ये सब हुआ जब उरी हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ, तब तो मोदी प्रधानमंत्री थे। उस समय सिंधु जल समझौता स्थगित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोदी की योजना की जो टाइमिंग होती है वो खुद ही तय करते हैं। जब युद्ध हुआ, जब इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मुंबई के हमले को भी जोड़ लीजिए जो 26/11 का था, उसके अलावा मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए 93 में, उसको भी जोड़ लीजिए। इन किसी भी मौक़ों के बाद, किसी भी जो है हमले के बाद हमने सिंधु जल समझौते को स्थगित नहीं किया, ये पहली बार किया है। और ये सिंधु जल समझौता स्थगित होने से आतंकवादियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये आतंकवादियों को हिट करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए नहीं किया गया है। ये पाकिस्तान की आवाम को संदेश दिया गया है कि आतंकवादियों और आतंकवाद का समर्थन करोगे, उनका विरोध नहीं करोगे तो उसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी। और फिर कह रहा हूँ, बिहार में जो आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे, उनके भाषण की वो पंक्तियाँ याद कीजिए कि जिन लोगों ने पहलगाम में ये नरसंहार किया है, उनको और उनके आकाओं को ऐसी सज़ा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो उसकी शुरुआत हुई है। उसकी शुरुआत जो है वो पाकिस्तान पर बम गिरा कर नहीं हुई, मिसाइल फेंक कर नहीं हुई। उसकी शुरुआत सिंधु जल समझौते को स्थगित करके हुई। और हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले फिर प्रधानमंत्री का बयान आया है कार्यक्रम में कि अपना पानी हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी तक जो ये पक्षपातपूर्ण संधि थी जिसमें 80% पानी पाकिस्तान को मिल रहा था और 20% केवल भारत को मिल रहा था, उस 20% का भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो सरकार ने सिर्फ इतना फैसला किया है, मोदी की सरकार ने, कि ये जो 20% पर हमारा अधिकार है, संधि के अनुसार ही अधिकार है, उसका हम भरपूर पूरा उपयोग करेंगे। उसी से पाकिस्तान की हालत ख़राब होने वाली है, उसी से पाकिस्तान में आंतरिक कलह पैदा होने वाली है, उसी से पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ असंतोष पैदा होने वाला है, उसी से पाकिस्तान की सेना के खिलाफ असंतोष पैदा होने वाला है, जो आगे चलकर विद्रोह में भी बदल सकता है। बदलेगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ये एक कदम ऐसा है जो मोदी ने पहली बार उठाया है या किसी सरकार ने पहली बार उठाया। और इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है मोदी ने कि आप पाकिस्तान तक क्यों जाते हैं, आप जम्मू कश्मीर में देखिए, कश्मीर घाटी में देखिए, आतंकवादियों के जनाजे में कितनी बड़ी भीड़ जुटती है। उसका क्या संकेत है? आतंकवादियों के विरोध का संकेत तो नहीं है, आतंक के विरोध का संकेत तो नहीं है।
जो निर्दोष लोगों को की हत्या करते हैं आतंकवादी, उनके समर्थन में खड़े होना तो नहीं है वो। तो इन सबको, ये जो अलग अलग तत्व हैं इस आतंकवाद रूपी राक्षस के, जो अलग अलग सिर हैं, उनको अलग अलग देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो सर पर हमला करेंगे। आप राम रावण युद्ध की याद कीजिए, उसका सर काटते थे भगवान राम, फिर नया आ जाता था। वही आतंकवाद का हाल है। आतंकवादी मारेंगे, नए आ जाएंगे। तो फिर क्या करें? वही जो रावण के साथ भगवान राम ने किया था कि उसकी नाभि पर हमला करो, उसकी नाभि पर जो है निशाना लगाओ। तो आतंकवाद की नाभि पर अब पहली बार निशाना लगाया जा रहा है, उसको लक्ष्य किया जा रहा है। ये फर्क है जो पिछले 77 साल में हुआ, और यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ जो पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी किया। उन सब से अलग है ये रास्ता, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण और उसकी सबसे बड़ी घोषणा थी इस सिंधु जल समझौते को स्थगित करना। इसके बड़े दूरगामी लक्ष्य हैं। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। ये बहुत सोच समझकर बड़ी तैयारी के साथ उठाया गया, जो मैंने अभी एक दिन पहले बात कही थी दीर्घकालिक लक्ष्य की, उसी के रास्ते में ये एक कदम है, ये एक पड़ाव है सिर्फ। तो सिंधु जल समझौता ऐसा है जिसका असर पाकिस्तान के समाज के, सरकार के हर अवयव पर, हर तत्व पर, हर एलिमेंट पर होने वाला है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से समझ में आ रही थी। इस 2014 में बने प्रधानमंत्री, 2016 से इस पर काम शुरू कर दिया था, और 2025 में इसकी घोषणा कर दी कि हम इस संधि को स्थगित करते हैं। ये पक्षपातपूर्ण है, और इसकी तैयारी अब आप देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी तैयारी करते हैं। पिछले 1.5-2 साल से भारत सरकार लगातार चिट्ठी भेज रही है पाकिस्तान की सरकार को कि ये संधि जो है बहुत पुरानी हो गई, 65 साल पुरानी हो गई। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, जियोपॉलिटिक्स अलग थी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अलग थी, अब बदल गई है। इकोलॉजी में बदलाव आया है और बहुत से बदलाव आए हैं। ऐसी परिस्थिति में इसको रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है। लगातार भारत सरकार जो है पाकिस्तान सरकार से कह रही थी कि आइए बातचीत करते हैं और इस संधि के बारे में फिर से विचार विमर्श करके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो पाकिस्तान के पास ये बहाना नहीं रह गया कि भारत ने अचानक कर दिया, पहले से कुछ बताया नहीं। हम तो 2 साल से कह रहे हैं कि आओ बात करो, और हमने इस संधि को रद्द नहीं किया। आप रणनीति का ये भी हिस्सा देखिए, पाकिस्तान को विक्टिम कार्ड मिल जाता अगर भारत इस अंतर्राष्ट्रीय संधि को रद्द कर देता। तब कई तरह के कानूनी मुद्दे उठ सकते थे। केवल स्थगित किया है, और घोषणा ये की है, जो औपचारिक घोषणा की गई है, सरकारी घोषणा सिर्फ इतनी कि हमारे हिस्से का इस संधि के मुताबिक जितना पानी बनता है यानी 20%, उसका इस्तेमाल हम अपने लिए करेंगे, वो हम आपको नहीं देंगे। इसके बारे में दुनिया का कोई देश नहीं ये कह सकता कि संधि के अनुसार जिस पानी पर आपका हक है उसे भी छोड़ दीजिए। और इसका असर, ये ऐसा काम है जिसका असर कल सुबह नहीं होगा। ये मिसाइल नहीं है कि अभी गिरी और तुरंत जो है बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, इस तरह का काम नहीं है। ये आप कह सकते हैं ये कि धीरे धीरे असर करने वाला मामला है, लेकिन इसका असर बड़ा दूरगामी और बड़ा घातक होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधु जल समझौता स्थगित करके, और उसके बाद अब जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है उसमें ये साबित करने की कोशिश हो रही है। और लगातार कल भी जो विदेश सचिव की ब्रीफिंग हुई है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। युद्ध जैसे हालात हैं, ऐसे में कोई भी देश, भारत ने भी कर दिया है, अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, उड़ानें रद्द कर दी हैं। पाकिस्तान ने अपनी नागरिक उड़ानें रद्द नहीं की हैं, क्योंकि वो बहाना तलाश रहा है कि गलती से अगर भारत की कोई मिसाइल नागरिक विमान को लग जाए
तो दुनिया में रोए, अगर नहीं भी लगेगी तो पाकिस्तान की झूठ बोलने की जो आदत है, अभी गुरुद्वारे पर हमला किया 8 तारीख को और कहा कि भारत ने ही किया है। भारतीय शहरों पर जो ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई, कहा कि भारतीय सेना ने ही किया है। तो झूठ बोलने में जो महारत पाकिस्तान को हासिल है वो दुनिया के किसी देश को नहीं है। तो पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता है, झूठ बोल सकता है। तो हो सकता है पाकिस्तान ही अपना विमान गिरा दे या गलती से गिर जाए और दोष जो है भारत पर लगा दे, इसलिए वो अपना विमान बंद नहीं कर रहा। रात में भी फ्राइडे को जो ब्रीफिंग हुई सेना की और विदेश मंत्रालय की, उसमें बताया गया कि रात में 9 बज के कुछ मिनट पर एक नागरिक विमान चला और 10 बजे के बाद पहुंचा लाहौर। तो उस समय जब एक तरह से नाइट कर्फ्यू जैसे हालात थे, ब्लैकआउट चल रहा था, एयर स्पेस बंद किए जा रहे थे, ड्रोन के हमले हो रहे थे पाकिस्तान की ओर से, उस समय अपने नागरिक विमान को उड़ाना ये एक साजिश का हिस्सा है पाकिस्तान की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों को समझते हैं, इसलिए काइनेटिक एक्शन के साथ साथ नॉन काइनेटिक एक्शन पर भी उतना ही ध्यान है। पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश है और उसके बाद ब्लैक लिस्ट करवाने की। IMF की मीटिंग में पाकिस्तान जो है वो कर्ज के लिए उसने आवेदन किया है, उसका विरोध किया है भारत ने। तो पाकिस्तान को चारों तरफ से, आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से, सामरिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से, हर तरह से घेरने की कोशिश हो रही है। काइनेटिक एक्शन उसका एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, तात्कालिक लाभ की दृष्टि से। भारत ने उस ऑप्शन को अभी किनारे नहीं किया है, लेकिन उसकी टाइमिंग भारत ही तय करेगा। तो इंतज़ार कीजिए अगले कदम का, और ये निर्भर करेगा कि पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर पर कितना ऊपर जाता है या कितना ऊपर जाने को तैयार है। उसी के अनुपात में भारत का एक्शन होगा, और होगा ज़रूर। तो इंतज़ार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।